नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पार्ट 7 महिला आश्रम। इसको लिखा है काका कालेलकर जी ने। इनका जन्म हुआ था 1850 से सतारा महाराष्ट्र में और इनकी मृत्यु हुई थी 1981 नई दिल्ली में। इनका परिचय देख लेते हैं। काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली के विशेष गुण है। प्रमुख कृतियाँ: हिंदी, राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्र माला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय आदि। गद्य संबंधी देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। तो चलिए हम इस पत्र को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। प्रिय सरोज, देखिए यहाँ पर जो कालेलकर जी हैं वो एक पत्र लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं? सरोज को लिख रहे हैं। क्या कहते हैं? प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूँ तो बहन को सोचने में मदद होगी। मतलब जिस आश्रम की कल्पना मैंने की है, अगर उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा लिखूँ तो जो बहन है मतलब सरोज, उसको सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए, ठीक है। और वह यदि गरीब है तो उसके सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए, ठीक है। आश्रम में पूरा पता, पूरा पहचान होना चाहिए। इसके बिना आश्रम में किसी को भी दाखिल नहीं करना चाहिए। फिर दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोच कर लेना होगा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ। अब सेकंड देखते हैं। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। और आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा मतलब किसी एक धर्म को ही वो सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। समझ में आया आपको? जो आश्रम है वो किसी एक धर्म से चिपका नहीं रहेगा। सभी धर्म आश्रम को क्या होंगे? मान्य होंगे। मतलब किसी भी धर्म के लोग यहाँ पर आकर के रह सकते हैं। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले ना हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाएं। और फिर यहाँ पर ये जो हमारे काका जी हैं वो क्या लिख रहे हैं कि आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। अब इस स्वावलंबन का मतलब क्या होता है कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना, अपना काम स्वयं करना। समझ में आया आपको? स्वावलंबन का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास, आप समझो कि अगर आपके पास कोई एक टेक्स्ट बुक नहीं, समझो आपके पास हिंदी के टेक्स्ट बुक नहीं है, ठीक है, और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो, ठीक है। आप सपोज करो, मैं ऐसा बोल नहीं रही हूँ, लेकिन सपोज करो कि कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा है जिसके पास हिंदी की टेक्स्ट बुक नहीं है, अब वो उसे खरीद भी नहीं सकता। तो अब वो क्या करे? उसे पढ़ाई करनी है। अब वो क्या करे बेचारा? तो क्या करेगा? वो अपने फ्रेंड से जाएगा, बुक मांगेगा और फिर बुक लेकर के घर पे आएगा। तो हो सकता है वो क्या करे, सारी बुक्स को क्या करे, पूरा अपने पास जो भी उसके पास नोटबुक रहेगी उसमें लिख ले। तो ये क्या हुआ? स्वावलंबन हुआ। मतलब उसने किसी से भी मदद नहीं मांगी। उसने अपने वो खरीद नहीं सकता, उसके लिए वो दुखी नहीं हुआ। उसने क्या किया? कोशिश की। अगर उसको पढ़ना है तो वो बुक मांग करके लाया, फिर उसने सारे टेक्स्ट बुक में जो भी कुछ भी दिया था उसको लिख लिया। तो ये क्या है? स्वावलंबन है। समझ में आया आपको? तो आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए और सादगी का आग्रह होना चाहिए। मतलब सब लोग सादगी से रहे।
और आरंभ में मतलब शुरुआत में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले ना हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। पढ़ाई भी आसान हो, आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कला और कूढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सकें और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सकें। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। फिर आगे क्या लिखते हैं कि संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें से कई तो कुशल होंगी। और संस्था चलाने का भार तो कौन उठा लेंगी? जो आने वाली बहनें होंगी वही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें से कई तो क्या होंगी? कुशल होंगी। ठीक है, बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी हैं, इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है। ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था, संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है, उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करना। ठीक है, तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। फिर यहाँ पर जो कालेलकर जी हैं वो क्या लिख रहे हैं कि जो संस्था का भार है वो तो आने वाली जो बहनें होंगी वही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें से कई क्या होंगे? कुशल होंगी। और जो हमारी बहन है वो क्या करेंगी? उनको संगीत की तथा भक्ति की और प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे, मतलब दे। ठीक है, और आगे चलकर संस्था की जमीन पर क्या बनाए जाएंगे? छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। ठीक है, ऐसे संस्थाएं मैंने देखी है, इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है, ऐसा जो कालेलकर जी है वो लिख रहे। फिर प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। और अगर आप मतलब मेरे से कुछ पूछोगे नहीं, लेकिन फिर भी मेरी सलाह और जो मेरा सहारा है वो तो रहेगा ही। आगे जाकर बहन को लगेगा और आगे जाकर आपको क्या लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था, संस्था तो अपने आप चलेगी। संस्था को किसी को चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें बस निमित्त मात्र बनाया गया है। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। और फिर यहाँ पर आगे क्या लिखते हैं कि समाज में ऐसी संस्था की बहुत ही आवश्यकता है। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता, और अगर मुझे ऐसा कुछ विश्वास नहीं होता तो फिर मैं आपको ऐसा कुछ सूचित नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। और तुम दोनों इस पर विचार जरूर करना, लेकिन ये नहीं कि जल्दबाजी में कुछ भी निर्णय ले लो, ऐसा नहीं, मुझे उत्तर जरूर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा, और अगर बहन हाँ कहती है तो मैं अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। फिर आगे क्या लिखते हैं कि यहाँ सर्दी अच्छी है, मतलब यहाँ कैसी है? सर्दी अच्छी है। और फूलों में गुलदाउदी क्रिजेंथेमम फूल बहार में है। ठीक है, उसकी कलियाँ महीनों तक नहीं खुलती हैं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और होठों को सी करके बैठ गई हो। और जब खिलती हैं तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती हैं। वे टिकते हैं बहुत। गुलाब भी खिलने लगे हैं। कोसमोस के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद दिया। जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े,
फिर मैंने इस पौधे को वहाँ से निकाल करके अपने सिरहाने के पास लगा दिया। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए, इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हूँ ऐसे लगती। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दी। काका का दोनों को सप्रेम सुभाषिस। गुरुवार। फिर 21/12/44। 44 मतलब 1944। ठीक है, तो ये पत्र कब लिखा गया था? 1944 में। अब यहाँ पे एक और पत्र है, प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं, तारीख 1, 9, 15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूंगा ही। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, तब तक चिरंजीव रहना। मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा, मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। और फिर यहाँ पे जो कालेलकर जी है वो क्या कह रहे हैं कि प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज मुझे अभी मिला। ठीक है, इस महीने में इन तारीखों को पत्र लिखे हैं, मतलब इन्होंने ये खुद बोल रहे हैं कि मैंने इस महीने इतने तारीखों को पत्र लिखे। किस किस तारीखों को? 1, 9, 15 और चौथा पत्र आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूंगा ही। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है तो तब तक चिरंजीव रहना। मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा, अगर तुम मुझे पत्र लिखोगी तो चलेगा, मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए, ऐसा ये बोल रहे हैं। फिर पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। फिर यहाँ पे आगे क्या लिखते हैं कि पूज्य बापूजी चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब मेरा एक ही संदेश है। क्या संदेश है? कि पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपोज बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया है। मतलब तारों के नक्शे बनाने के लिए मैंने कंपोज बॉक्स मंगा लिया है, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। फिर मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। सबको काका का सप्रेम सुभाषिस। काका कालेलकर ग्रंथावली से। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने ये पाठ पूरा के पूरा पढ़ लिया। अब हम शब्द संसार देख लेते हैं। तो कलह मतलब विवाद झगड़ा, कुढ़न मतलब खींच, मतलब जैसे हम किसी से गुस्सा हो जाते हैं ना, ठीक है, बात में चिढ़ जाते हैं तो उसे बोलते हैं खींच। फिर बेखटके मतलब बिना किसी संकोच के, निसंकोच। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये पाठ अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।